ये सारी प्रारंभिक शिक्षाएं थीं जो मुझे फारस रोड के उस कोठे पर रहकर मिली। मेरा नाम नेहा है। मैं 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इस प्रकार की ढेरों बातें मुझे सीखने को मिल चुकी थी। इस बीच मैं वेश्याओं की दुर्दशा से भी अच्छी तरह वाकिफ हुई। एक बार वो उम्र के ढलान पर पहुंची नहीं, फिर तो उन्हें कोई नहीं पूछता था, न मर्द न चुकले चलाने वाली बड़ी बुढ़ियां। फिर तो उनकी हालत गली के उस कुत्ते से भी बदतर होती थी जो दूर दूर करता हुआ सारा दिन इधर से उधर मारा मारा फिरता है। तब दौलत की अहमियत मेरी समझ में आई। दौलत ही वो वस्तु है जिसके बिना पर कोई वेश्या उम्र के ढलान पर पहुंचने के बाद भी खुद को संभाल कर रख सकती है। इसलिए समझदार वेश्या वही है जो अपनी जवानी के दिनों में खुद को खूब जमकर कैश करे और बुढ़ापे के लिए ढेर सारी दौलत का इंतजाम एडवांस में करके रखे। ये बात समझ आते ही मैंने सबसे महत्वपूर्ण कदम ये उठाया कि मैंने फारस रोड का वो कोठा छोड़ दिया और एक नाइट क्लब में बहुत हाई प्राइस कॉलगर्ल बन गई, क्योंकि ढेर सारी दौलत कमाने की गुंजाइश नाइट क्लब में ही ज्यादा थी। हाई प्राइस कॉलगर्ल बनने के बाद मानो मेरी दुनिया ही बदल गई। अब मेरा वास्ता ऐसे बिगड़ेल रईसजादों से पड़ता जो दोनों हाथों से खुलकर पैसा लुटाते थे, जिनके लिए पैसे की कोई अहमियत ही न थी। मैं उनके साथ कारों में घूमती, आलीशान फ्लैट्स और 5 स्टार होटलों के अंदर जाती। वह मेरे लिए नई दुनिया थी, नई और रंगीन दुनिया जिसमें इंद्रधनुषी रंग भरे हुए थे। अब मैंने अपने लिए मुंबई के 4 बंगला इलाके में एक आलीशान फ्लैट भी किराए पर ले लिया था। मैं कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करती, शानदार कपड़े पहनती, परंतु शीघ्र ही मुझे एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। जहां मेरी आमदनी बढ़ी थी वहीं मेरे खर्चे भी अब बहुत बढ़ चुके थे। फिर एक मुश्किल और थी, मैं उस ऐशो आराम की इस कदर आदी हो गई थी कि उसके बिना जिंदगी गुजारने की कल्पना मात्र से ही मुझे दहशत होती। मैं ये भी जानती थी कि उस ऐशो आराम को तमाम उम्र बरकरार रखना भी मेरे लिए कठिन है, क्योंकि हाई प्राइस कॉलगर्ल के उस धंधे में चाहे जितना पैसा था, लेकिन उतना पैसा फिर भी नहीं था जो 30 के बाद की तमाम उम्र उसी ऐशो आराम के साथ गुजारी जा सकती है। फिर एड्स होने का भी मुझे भय था। मैं अपनी माँ की तरह खौफनाक मौत नहीं मरना चाहती थी। जिंदगी की दुश्वारियों का एहसास मुझे अब हो रहा था। सच बात तो ये है, मैं कभी अपनी माँ की मौत के बारे में सोच भी लेती तो मेरे शरीर में दहशत की लहर दौड़ जाती और मुझे कॉलगर्ल के उस धंधे से नफरत होने लगती। उन्हीं दिनों मेरे दिमाग में एक बड़ा नायाब विचार आया। वह विचार नायाब ही था क्योंकि उस एक विचार की बदौलत ही मेरी जिंदगी में वो जबरदस्त भूकंप आया जिसकी बदौलत मैं अपने मौजूदा अंजाम तक पहुंची, जिसके कारण मुझे सजा भुगतनी पड़ी। मैंने सोचा क्यों न मैं किसी खूबसूरत रईसजादे को अपने प्रेम जाल में फांसकर उससे शादी कर लूं। जरा सोचो, इस तरह तो मेरी तमाम दुश्वारियों का ही हल निकल आता। फिर मुझे न भविष्य की चिंता थी न वर्तमान की। वैसे भी मैं नाइट क्लब की उस हंगामा खेज गहमा गहमी से ऊब चुकी थी और फिलहाल हर वक्त मुझे अपने आने वाले कल की फिक्र लगी रहती थी। जल्द ही मैंने अपने उस नायाब विचार पर काम शुरू कर दिया। मैंने कई रईसजादों को अपने प्रेम जाल में फांसने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। शीघ्र ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो काम इतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रही थी। रईसजादे मेरे आगे पीछे हर वक्त जो मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए घूमते थे वह अलग बात थी, और उनसे शादी करना सर्वथा अलग बात थी। अपने जिन चुने हुए ग्राहकों के ऊपर मैंने डोरे डाले, उनमें से जहाँ कुछ एक शादीशुदा निकल आए, वहीं कुछ घबराहट के कारण मुझे बीच में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। दो एक रईसजादों के साथ बात शादी तक पहुंची भी तो उनके परिवारजनों की तरफ से इतना सख्त विरोध हुआ कि वो उस विरोध के सामने ज्यादा देर टिक सके। मुझे आज भी याद है, वह 22 दिसंबर की रात थी। उस रात एक हैंडसम नौजवान ने मुझे अपने लिए बुक किया और रात रंगीन बनाने के लिए अपने शानदार फ्लैट पर ले गया। उसकी उम्र 38-40 साल के आसपास थी, बाल घुंघराले थे और रंग गोरा चिट्टा था। वह शादीशुदा नजर आ रहा था और किसी अच्छे खाते पीते परिवार का दिखाई पड़ता था। लगता है तुम्हारी बीवी शायद घर पर नहीं है, मैं उसके फ्लैट में दाखिल होते हुए बोली। नौजवान हंसने लगा। अगर बीवी घर पर होती तो मैंने तुम्हें अपने साथ यहाँ लाकर क्या करना था? फिर तो इतनी देर में तलाक की नौबत आ जाती। कहाँ गई वो? उसकी सहेली के भाई की शादी है, नौजवान ने बताया। आज सारी रात वो वहीं रहेगी और बच्चे भी उसी के साथ है। बढ़िया, यानी आज सारी रात खूब गुलछर्रे उड़ाने का प्लान है। इसमें तो कोई शक ही नहीं, नौजवान चंचल भाव से बोला। रोजाना एक ही तरह का व्यंजन खाते खाते बोर हो गया हूँ, इसलिए आज सोचा कि क्यों न कोई नया डिश चख कर देखा जाए। नया डिश? हाँ, जो कि मेरे सामने बैठा है और जिसे मैंने सारे का सारा हजम कर जाना है, तथा डकार भी नहीं लेनी। मैं मुस्कुराई। विचार काफी अच्छे हैं। वो भी हंसा। मैं जानती थी दुनिया में आधे से ज्यादा शादीशुदा मर्दों की यही प्रॉब्लम्स होती है। उनकी बीवी चाहे कितना ही स्मार्ट क्यों न हो, वह उससे बोर हो जाते हैं। उसके बाद उनका इधर उधर मुंह मारने का सिलसिला शुरू होता है, भटकने का सिलसिला शुरू होता है। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए वार्डरोब में से अपने लिए एक नाइट गाउन निकाला
और एक तौलिया निकाला। नाइट गाउन अंगरखे जैसा था, जिसमें साइड की तरफ डोरी बंधती थी। कहाँ जा रहे हो तुम? थोड़ी देर आराम करो, नौजवान बोला। तब तक मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आता हूँ। क्या बिना नहाए कुछ नहीं होगा? नहीं, वैसे भी जल्दी क्या है, सारी रात अपनी है। नौजवान नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। वहीं एक अखबार पड़ा था। मैंने अखबार उठा लिया और उसके पन्ने पलटने लगी। वह नौजवान कम से कम एक महीने से दूसरे ग्राहकों से जुदा था। दूसरे ग्राहक एक क्षण के लिए भी कॉलगर्ल को अपने फ्लैट में अकेला नहीं छोड़ते थे। उन्हें तो हमेशा ये डर रहता था, अगर उन्होंने कॉलगर्ल को जरा भी अपने फ्लैट में अकेला छोड़ा तो बस वह तुरंत सामान चुराकर वहां से चिंपत हो जाएगी। लेकिन उसने विश्वास किया था, जो कि बड़ी बात थी। उसी क्षण अखबार के पन्ने पलटते हुए मेरी निगाह अनायास एक बहुत सनसनीखेज विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन ने मुझे चौंकाया। आवश्यकता है एक कुशल लेडी केयर टेकर की, जो 27-28 वर्षीय बेहद बीमार औरत की देखभाल कर सके तथा घर की साफ सफाई का काम भी संभाल सके। तुरंत मिले। तिलक राजकोटिया, प्रोप्राइटर, राजकोटिया ग्रुप ऑफ होटल्स। मेरे होठों से सीटी बज उठी। सचमुच वह कोई बड़ा आदमी था, जो किसी 5 स्टार होटल जैसी जगह में रहता होगा। मेरी आंखें चमकने लगी। तभी वह नौजवान तौलिए से अपने सिर के बाल साफ करता हुआ बाहर निकल आया। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था। क्या पढ़ रही हो डार्लिंग? कुछ नहीं, एक विज्ञापन देख रही थी। कैसा विज्ञापन? ये तिलक राजकोटिया कौन है? मैंने अखबार वापस बिस्तर पर रखते हुए पूछा। नौजवान आहिस्ता से चिहुका। तिलक राजकोटिया? हाँ, तुम तिलक राजकोटिया को नहीं जानती? नहीं, आश्चर्य है। तिलक राजकोटिया तो मुंबई शहर का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रुतबे वाला आदमी है। करता क्या है? वह बिल्डर है, नौजवान ने बताया। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है। मुंबई शहर में कई बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें और शॉपिंग मॉल उसके द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन आजकल बेचारा बहुत परेशान है। क्यों? जब इतना बड़ा आदमी है तो परेशान क्यों है? मैं तिलक राजकोटिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने को उत्सुक थी। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही नाम मंडरा रहा था, तिलक राजकोटिया। दरअसल तिलक राजकोटिया की परेशानी का असली सबब उसकी बीवी है, नौजवान बोला। वह आजकल सख्त बीमार चल रही है और उसके बचने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो सचमुच दुख की बात है। मैंने पूछा, बीमारी क्या है उसकी बीवी को? बीमारी का तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सीरियस केस है। वह बात करता करता मेरे नजदीक आया और उसने तौलिया एक खूंटी पर लटका दिया। वैसे उम्र क्या होगी तिलक राजकोटिया की? उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 34-35 साल होगी। मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लगा जिस तरह के शिकार की मुझे तलाश थी वो अब मुझे मिल गया है। आखिर कोई ऐसा ही पुरुष तो मुझे चाहिए था, जिसके साथ शादी करके मैं अपना भविष्य खुशहाल बना सकूं। कोई ऐसा ही करोड़पति। अब हमें अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए। नौजवान मुस्कुराते हुए बिस्तर के ऊपर चढ़ आया। क्यों नहीं? वैसे तुम तिलक राजकोटिया के बारे में इतने सवाल क्यों कर रही हो? ऐसे ही। क्या तुम्हें बुरा लगा? मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? उस समय नौजवान का पूरा शरीर महक रहा था। अगले ही पल हम दोनों रति क्रीड़ा में मग्न हो गए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि सिर्फ वही रति क्रीड़ा में मग्न हुआ था। मेरा दिमाग तो उस क्षण कहीं और था। मैं तिलक राजकोटिया के बारे में सोच रही थी। उसकी बीवी बीमार थी और उसे उसकी देखभाल करने के लिए एक लेडी केयर टेकर की आवश्यकता थी। इससे एक बात और साबित होती थी कि उसके पेंट हाउस में दूसरी कोई औरत भी नहीं थी जो देखभाल कर सकती। यानी लाइन पूरी तरह क्लियर थी। मैं खेल सकती थी। तभी मेरे मुंह से तेज सिसकारी छूट गई। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।